क्लास 11th के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गे-ल्यूसैक्स लॉ, ये सारे लॉज कवर कर लिए हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। 3 तरह के कंटेनर होते हैं, ओपन कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर। 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर हमने पढ़े थे। उसके बाद कंटेनर्स के बाद हमने पढ़ा था डेंसिटी से रिलेशन, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, वो वाला हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिंपली इतना कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, गैस ए, बी और सी इन अ कंटेनर, बच्चों हमारे पास अगर ये 3 डिफरेंट गैसेस है इन अ कंटेनर, देन वी कैन से दैट total pressure of the container is equal to partial pressure due to A plus partial pressure due to B plus partial pressure due to C। तीनों का प्रेशर हम ऐड करते हैं, that comes out to be the total pressure। उसके बाद हमने पढ़ा था partial pressure of any gas, जैसे कि A is equal to mole fraction of A into total pressure। This is the Dalton's law of partial pressure। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? यस मैम, हाँ बोल बेटा। हाँ XA upon XA plus XB। हाँ, NA upon NA plus NB plus NC, है ना? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो ये था अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन हमने पढ़ा था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ग्राहम्स लॉ ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन ऑफ अ गैस। डिफ्यूजन या एफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है अपने आप ही। जैसे हमने एक परफ्यूम स्प्रे किया, इस कमरे में मैंने यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया है, तो यहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई तो वो गैस के पार्टिकल्स इमीडिएटली पूरे के पूरे कमरे में उसकी खुशबू आने लग जाएगी। मूवमेंट ऑफ द गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और एफ्यूजन होता है कि जब भी एक पिन होल, एक छोटे से होल से जब भी जो है गैस की मूवमेंट हो, जैसे एक टायर बर्स्ट हुआ, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई थी, टायर बर्स्ट नहीं मतलब टायर को मैंने प्रिक किया, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकली, तो वो एफ्यूजन होगी कि पिन होल के थ्रू। और जो ग्राहम्स लॉ उन्होंने ये बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2 इज इक्वल टू M2 upon M1, मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं R1 by R2 is equal to under root of D2 upon D1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटीज होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे इसके बेसिस पे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, या ऐसे भी नहीं बोलते, मुझे ऐसे करके आप बताओ। हाँ, मेरे पास 4 गैसेस है, 4 गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो इनमें से रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट किसका होगा? कौन सी वाली गैस सबसे पहले इजीली बाहर निकलेगी? समझ लो कि एक मेरे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, एक ट्यूब में ऑक्सीजन है, एक ट्यूब में CO2। तो उन तीनों को मैंने, हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी सबसे पहले निकलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट है।
हाँ वो सबसे ज्यादा लाइट है, तो हम लोग ऐसे करके कह देते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, जो सबसे हल्की है, वो सबसे ज्यादा स्पीड से बाहर निकलती है। इट्स लाइक हाँ चलो ठीक है। अभी इसी के बेसिस पर प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, और ये मेडिकल का क्वेश्चन है, नीट में आया था, ठीक है। और इसके अंदर एक बार देखना, कोई भी आंसर शायद मैच नहीं करेगा इस वाले के अंदर। इसके अंदर वो उसमें गया था, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था जो उसमें गया था कि क्वेश्चन की ऑप्शंस मैच नहीं कर रही थी, तो इसके फुल मार्क्स मिले थे बच्चों को। सॉरी। जो रेट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। यस, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। आज मैं ऐसे करके क्लास ले रही हूँ ना, तो फिर मैं देखती, मुझे पता चलता जाएगा कि कौन कौन जो है क्लास में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। अनिकेत की तो आवाज मुझे पता चल रही है आजकल, दिव्यांशु भी है, वो नहीं दिख रहा मुझे, सागर नहीं दिख रहा, मनोज और निशांत, मनोज भी है, निशांत भी है। चलो बच्चों फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करो, मुझे बताओ। एक गैस है ए जिसकी 50 ml टेक्स 150 सेकेंड, और गैस बी उसका भी 50 ml है, टेक्स 200 seconds for if using through a pinhole under similar conditions। ऐसा करके लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू molecular weight of B upon molecular weight of A। अब सोचो थोड़ा सा, आंसर कितना आएगा इसका। इसका 50 ml है इन 150 सेकेंड, और दूसरे वाले का 50 ml in 200 seconds is equal to molecular mass of B is 36 upon molecular mass of A। आई थिंक इसके अंदर से शायद आपका कोई भी आंसर मैच ना करे, सो इट्स ओके। या आई थिंक वो डाउट में गया था जिसके अंदर सबको फुल मार्क्स मिले थे। बताओ बच्चों आंसर कितना आएगा। मैम 20.25। परफेक्ट, वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया, अनुभव, अनिकेत, किसने आंसर दिया। वेरी गुड बच्चों, 20.25 इज द आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 अपॉन 150 इज इक्वल टू √36 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, और यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 3 सा 5 4 सा, तो हम बोल सकते हैं 4/3 is equal to 6 upon molecular weight A अंडर रूट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, molecular weight of A is equal to 6 into 3 upon 4, 2 2s 2 3s 9/2 यानी कि 4.5 आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर। और 4.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, तो पॉइंट। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया बच्चों, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अच्छा ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन आसान है, जल्दी से बताओ प्लीज। एक सर्टेन गैस टेक्स 3 times as long to fuse out as helium, its molecular mass will be। सो उन्होंने डायरेक्टली हीलियम ही लिख रखा है, हीलियम का इसका मतलब आपको मास पता होना चाहिए। कितना होता है हीलियम का मास, 4। वेरी गुड, 3 times as long as to fuse as helium।
कोई गैस है अपॉन हीलियम, तो वो 3 टाइम्स ले रही है, एंड दिस इज इक्वल टू molecular weight of helium upon molecular weight of the gas. अब taking square on both sides, 9 is equal to molecular weight of helium upon molecular weight of gas, यानी कि 4 upon molecular weight of gas. है कुछ उल्टा कर दिया ना? A certain gas. मैम ऑप्शन बी. Option B. A certain gas take 3 times as long to fuse out as helium. Okay, option B is correct. किसका option B आया? Yes, ma'am. आ गया? Yes. चलो वेरी गुड. अच्छा अभी ये वाला करना. हाँ ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. हमने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स पढ़े थे. ओपन कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर पढ़े थे. उसमें मैंने एयर बबल बताया था. यहाँ पर अ बबल ऑफ एयर लिखा है ना बच्चों. एयर बबल बताया था. बबल ऑफ एयर वो कौन से टाइप का होता है याद है? कंटेनर. ये वाला उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा. एयर बबल is an example of, ये वाला मैंने इसी वजह से क्वेश्चन डाला था. एयर बबल is an example of movable closed container. movable closed container, एयर बबल. और जब भी movable closed container होता है तो हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? combined gas law. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ठीक है. अब प्लीज ट्राई करो बच्चों. एयर बबल है अंडर वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 बार. बबल राइज किया टू द सरफेस वेयर टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार. व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम? ये आप लोगों को याद रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स के अंदर कि जो एयर बबल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मूवेबल क्लोज्ड कंटेनर. जल्दी से अप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ प्लीज. इनिशियली 1.5 बार है. मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा. वेरी गुड. ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट. तो T2 में यहाँ पर ये लिख दूं 298 और V2 हो गया 1.5 इंटू V इंटू 298 अपॉन 288. तो क्लियरली वॉल्यूम अपनी इंक्रीज ही हो रही है, ग्रेटर है. तो यहाँ पे 1.5 इंटू 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी मत करो, वो 1.6 डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ा जाए बच्चों. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. ठीक है. अच्छा चलो आज का लास्ट क्वेश्चन
दो क्वेश्चंस और है, फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कवर करते हैं। आज की क्लास में मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स वो कवर करवानी है, एंड संडे को वील कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि तब रियल गैस इक्वेशन जो है वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, फ्रॉम अ हीटेड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, टू कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड। ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का, two compounds are isolated, rate of diffusion of two isolated compounds are identical। तो वो बोल रहे हैं जो दो कंपाउंड्स निकाले ना उनका रेट आइडेंटिकल है, R1 is equal to R2। तो वो कंपाउंड्स कौन से होंगे? कब रेट आइडेंटिकल होगा बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। वेरी गुड मनोज, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अब मुझे बताओ इनमें से किसका मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है? मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी, एकदम होशियार। यस मैम। चलो वेरी गुड अनिकेत, है ना? चलो आगे बढ़ू, किसी को कोई डाउट है? इधर नाइट्रोजन 14 2 सा 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना हो गया? 44। दोनों का 44 है, इधर इसका 54 है, लेकिन इसका 14 प्लस 32, इसका 46 है, इधर 16 प्लस 12 28, और इधर 14 प्लस 16 30 है इसका, और इसका 44 है, और इसका 28 है। सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। चलो अब चलो इनमें से बता दो हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा बच्चों? वेरी इजी, एकदम हलवा क्वेश्चन। मैम CO2। एक बार दोबारा से मैम NH3। NH3, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम आ रहा है ना, जैसे पिछली क्लास के अंदर हम लोग ये वाली चीज बोले थे कि जो गैस सबसे हल्की है, जिसका वजन सबसे कम है जिस गैस का, वो वाली गैस सबसे ज्यादा स्पीड से भागेगी। इट्स लाइक एक मैंने जब एग्जांपल देखा था कि एक लड़का है वो 30-40 किलो का है और दूसरा 300-400 किलो का है। जो जितना हल्का पतला होगा वो एकदम फुल स्पीड से भाग सकता है, जो जितना मोटा होगा, हैवी होगा, भारी होगा, उसको भागने में टाइम लगेगा। तो ऐसे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम सबसे कम होगा। इसका 44, 28 और 32। क्लियरली अमोनिया जो है सबसे तेज जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन अभी बचा है। चलो एक ही लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चलते हैं। Rate of diffusion of a given element to that of helium. Rate of diffusion of a given gas to that of helium is equal to 1.4. The molecular weight of the element is 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। देखो अभी आपको, ओहो सॉरी, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। टू है ना? वेरी ऑप्शन 2, क्योंकि √2 is equal to √4 upon molecular weight, or taking square on both sides, 2 is equal to 4 upon m, और m is equal to 4/2, यानी कि 2। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाओ। यस मैम। चलो ठीक है, अब ना थोड़ा सा बहुत देर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम इस पे चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, PV इक्वल टू nRT, उसके अंदर वो तभी जब भी हम लोग उसके अंदर बोलते हैं कि जैसे बॉयल्स लॉ की बात करी कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है कम हो जाएगी और प्रेशर घटाने पर आप पिस्टन को ऊपर खींच रहे हो
तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जो भी हमारी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी की सारी इक्वेशंस थी, ठीक है। तो वो आयुष मत कर बेटा, गलती से हो गया। इसको रिमूव कर दे। आता है? अब ये नहीं होगा। इरेज, इरेज का ऑप्शन है मैम। कहाँ है इरेज का? नहीं, आई कैन नॉट इरेज इट। जिसने किया है दैट पर्सन हैज टू हाँ इरेज वही इट। करेगा ना, जिसने किया है वही करेगा। हाँ, फिर से हो रहा है। पेंसिल के बाद क्लिक करके वहाँ पे इरेजर का शेप आएगा, वो दबा दो। मैं ये ढूंढ ही रही थी कि जो है ना, ये वाला फीचर मुझे दिखा नहीं कि मैं बच्चों से जो है एनोटेट करने का, हाँ वो कर दूं। अब मिला, देखो तो ना, बाई चांस अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं वो ढूंढ रही थी, तब मुझे मिला नहीं। हाँ, डिसेबल एनोटेशन। अब ठीक है, थैंक यू आयुष। चलो अच्छा, चल अब क्लास करते हैं। हाँ, इतनी देर से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। आई होप सबको क्लास ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रही ज्यादा? नो इज इट मैम। ओके? यस नो मैम। मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्वारंटाइन में हूँ तो इसलिए अभी थोड़े टाइम के लिए क्लास ऐसे ही चलेगी। ओके, 2-4 दिन क्लास हम लोग यस ऐसे लेंगे। वंस आई एम बेटर फिर मैं वापस स्टूडियो से क्लास लूंगी, क्योंकि आई कैन नॉट रिस्क दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करना ना, इसलिए। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चों ओके, सब लोग म्यूट करो प्लीज। अच्छा, तो हमने जो अभी तक पढ़ा ना, सारे के सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े, वो हमने, अगर आप लोग को क्लास याद हो, शुरू में मैंने कहा था कि बेटा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये वाला याद रखना, LPHT, कि इस पर हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होती है। हम लोगों ने आइडियल गैसेस के लिए जो रूल्स, जो लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, वो सारे के सारे थे ना, वो तब हमने जो अप्लाई किए थे, तो वो हम लोगों ने, वो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल मतलब कि इट इज अ कॉन्सेप्ट जो हम चाह रहे हैं कि वैसा होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है हमेशा। इट इज लाइक दिस, आइडियल करना ऐसे करके समझना कि मतलब आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट। सारी की सारी गैसेस आइडियल नहीं होते, दे आर रियल गैसेस। की मतलब जरूरी नहीं है वो हमेशा जो है, ये सारे के सारे जो PV इक्वल टू nRT हमने इक्वेशन बनाई है, वो फॉलो कैसे करेगी, उसके कुछ रूल्स हैं एक्चुअली। तो वो समझने से पहले, रियल गैसेस समझने से पहले, हम लोग समझ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि हम लोगों ने जब भी आइडियल गैस सिचुएशन, जो आइडियल गैस की इक्वेशन है, वो हमने जब भी डिराइव करी थी, तो हमने कुछ assumptions ली थी अपने गैस के लिए, अपनी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वो हम assumptions यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इन assumptions के बेसिस पर हमने PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन निकाली, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन, प्लस उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीड्स होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो स्पीड्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, वो तीनों के तीनों हमने स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्या पोस्टुलेट्स हैं। हम लोग जब भी आइडियल गैस इक्वेशन जो डिराइव करते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या assumptions मानकर चली थी। पहली assumption, ठीक है, गैस is made up of extremely small particles called molecules। गैस के अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको पता ही है, पहली चीज। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, the molecules are identical in mass and size and differ from gas to gas। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने हीलियम की गैस ले ली, तो हीलियम के सारे मॉलिक्यूल्स ना
आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब एक समान, एक जैसे, उनका मास में भी और उनके साइज में भी। हीलियम के सारे मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। और हीलियम गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। मतलब CO2 के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन वो हीलियम से कंप्लीटली अलग होंगे। वो ये कह रहे हैं अगर हम एक पर्टिकुलर गैस ले तो उसके मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है मास और साइज में, और एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट हैं। ओके, दूसरी चीज। तीसरा, volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the volume of container. Actually में ना हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पॉइंट मास है। पॉइंट मास मतलब एकदम छोटे डॉट जैसे पॉइंट मास है, एकदम ऐसा जैसे मैंने एक डॉट बना दी। तो वो इतने छोटे हैं ना, तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें स्क्रीन पे देखना, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ऐसे ऐसे करके इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैंने क्या किया, इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को, लेट मी शो दिस टू यू लाइक दिस, कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, एकदम छोटे डॉट से। मैंने क्या किया, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को ना इकट्ठा किया, एकदम पास में ऐसे करके ले आई कि ये जो कंटेनर है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर कर एक कोने में ले आई, यहाँ ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ रख दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आया समझ में? हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास है और इनकी वॉल्यूम ना गैस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के उसके से कंपेयर कर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इट्स लाइक आप जिस कमरे में बैठे हो ना, उस कमरे में जितनी भी गैस के पार्टिकल्स है सबको इकट्ठा करके छोटी सी मुट्ठी में तुमने करके रखा और कॉर्नर में कर दिया, तो उनकी गैस की मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब ये वाला जो है ना हमारा बच्चों assumption, ये वाला assumption इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब हम रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है। ये हम मानकर चल रहे हैं, अभी जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन निकाली थी उस समय के लिए हम बोलकर चल रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, अभी तब हमने PV इक्वल टू nRT निकाली, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट, हम लोगों ने एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये कह रहे हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। इसको मैं समझाती हूँ कैसे। हम लोग कैसे बोलते थे, जब भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर ना मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के रहते हैं। हाँ, लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। और गैसेस के लिए हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तभी तो हम लोग आज तक मतलब बचपन से यही वाली चीज तो बोलते आए हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, कि मैंने इधर परफ्यूम स्प्रे किया तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर रहना ही नहीं चाहता, वो तो जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया वो पूरे घर में उसकी खुशबू चली जाएगी, सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, है कि नहीं? तो यही हम लोग कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जीरो। हमारी ये हम मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों चीजों को ही ना हमें बाद में वेरी करना है जब भी वैन डर वाल्स इक्वेशन निकलेगी, ठीक है? गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एक गैस के आइडेंटिकल होते हैं मास और साइज में, बट दे डिफर फ्रॉम गैस टू गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, की मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये क्या लिख रहे हैं? ओके, थोड़ा सा मिट गया। ग्रेविटी जो, अच्छा, दूसरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट जो है ये सारे आसान से हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा हमें इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, उन पर ग्रेविटी का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेविटी को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, कि ऐसा नहीं कि ये कंटेनर है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, पता चला ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाहेंगे ना, जैसे हम नीचे आते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं एक्ट करती ऑन दी गैस के मॉलिक्यूल्स, वो तो छोटे से होते हैं ना, तो ग्रेविटी जीरो एकदम मान के चलते हैं हम। अच्छा, हाँ, जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग in different directions with different velocities. Okay, now understand this thing. जैसे ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये ऐसे जा रहा है, 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 कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4, इसकी वेलोसिटी v5, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, v1, v2, v3, v4, v5 एंड सो ऑन। किसी की भी वेलोसिटी सेम नहीं बोलते हम हमेशा, हम बोलते हैं कि सबकी वेलोसिटी अलग है, हो सकता है किसी की सेम हो किसी की अलग हो, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक इधर इधर इधर, कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ zigzag मोशन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, मैं इसकी ना पीडीएफ आपको क्लास के बाद इसी को एज इट इज शेयर कर दूंगी। ओके, आई शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट वरी। अच्छा, यस मैम। मॉलिक्यूल्स है ना, यस मैम। ओके बच्चा, तो मॉलिक्यूल्स जो है ना, दे कीप कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब ये मॉलिक्यूल्स है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो ये आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराएंगे। और जब ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं ना, तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो जो कंटेनर की वॉल्स पर ये गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, अच्छा, pressure exerted on the walls of the vessel is due to the bombardment of the molecules on the walls। और जो मॉलिक्यूल्स की दीवार से, मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर से जो कोलिजन होती है, दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? Energy before and after the collision is same. Yes, एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, मतलब कि मोमेंटम का लॉस और एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मॉलिक्यूल जिस स्पीड से जाकर, अगर वो 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जाकर टकराया था, तो वो 5 की स्पीड से ही वापस आ सकता है, उसका कोई मोमेंटम का लॉस नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और last, since molecules are moving with different velocities, they possess different kinetic energy. Of course, kinetic energy is half mv square. अब हर मॉलिक्यूल का मास तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो हाफ एम वी स्क्वायर चेंज हो गया, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। बट हम लोग लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं, जो कि डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी
डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द गैस पे। टेम्परेचर ऑफ द गैस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। कि कितना सिंपल वाली चीज है। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, हीट किया तो फिर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई। हर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो वो हर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो हीट जो मिल रही है वो उनको जो है मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्पीड से भागने लग जाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसी चीज को ना हम लोग अभी थोड़ी देर में डिराइव भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे टेम्परेचर के बराबर आती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसकी डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। चलो ओके, जो अपना फॉर्मूला निकलेगा वो निकलता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ये वाला फॉर्मूला अपना निकलता है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ये वाला आया कैसे? हमारे पास एक ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन PV is equal to 1/3 mnV²। ये अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, where m is equal to मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास है। n is equal to नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और देखो यहाँ हमने ली है VRMS, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? हमने ये क्यों लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? क्योंकि ना सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से भाग रहा है, तो हमने बोला कि अब मैं हर एक के लिए थोड़ी निकालूंगी कि इसकी 1/3 mnV1², 1/3 mnV2² की 5 मॉलिक्यूल्स 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर 5 मॉलिक्यूल्स 15 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर 5 मॉलिक्यूल्स 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऐसे करके होता है VRMS। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड है C1, C2, C3, मतलब N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है C1, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है C2, N3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है C3। तो VRMS हम लोग ऐसे कह देते हैं, अंडर रूट लो N1 C1 का स्क्वायर, N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू C2 का स्क्वायर, N3 C3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। रूट ये वाला मीन और स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो PV is equal to 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब देखो हमको पता है कि PV is equal to nRT, तो हमने इस वाले PV को सब्स्टिट्यूट कर दिया nRT से। ये जो 1/3 है ना, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1/3 एज इट इज ही रहा, क्योंकि ऊपर भी 2 लिख दिया, नीचे भी 2 लिख दिया। नाउ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास of each molecule into number of molecules, can we say that this will give us the total mass? है कि नहीं? Mass of each molecules into number of molecules और V², VRMS का स्क्वायर। तो ये हाफ mv² बन गया काइनेटिक एनर्जी, 2/3 into काइनेटिक एनर्जी, nRT is equal to this।
और हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट में लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर, तो ये बन गया 3/2 nRT. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. क्या है, सबको समझ में आया? डेरिवेशन बार रिपीट Yes, कर ma'am. दीजिए। हाँ मैं Yes, दोबारा से ma'am. रिपीट, हाँ मैं दोबारा से Yes. रिपीट करती हूँ बेटा। ओके अच्छा, PV is equal to 1/3 mn V RMS, ये ना अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, मतलब थ्योरी में अपना गिवन है। अब इससे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं प्रूव करना चाह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ना इसके बराबर होती है। कैसे? ये 1/3 है, m का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू v रूट मीन स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। अब बेटा Yes, m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो बोल रहे हैं, अब देखो मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल का मास 10 ग्राम है और मैंने बोला 50 मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 50 मॉलिक्यूल्स इंटू 10, तो 500 ग्राम हुआ, है कि नहीं? yes, sir. है ना? Yes, तो हम लोग टोटल मास निकल गया ना, m इंटू n को हम बोल सकते हैं ना टोटल मास, तो ये टोटल Yes, मास ma'am. और VRMS का स्क्वायर। अब देखो ओके, मैंने ये 1/3 को क्या किया, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2/3 इंटू 1/2 ऐसे करके कर दिया, m VRMS का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये वाला टर्म Yes, हाफ mv स्क्वायर को लिख दिया मैंने, हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं nRT इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई 3 nRT अपॉन 2, यानी कि 3/2 nRT। करेक्ट? तो हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो देखो वैसे भी हमको पता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल्स, ओके, यहां से nRT, n इज नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा Yes, होगा तब भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा मतलब आप हीट कर रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो फिर वो और तेज रैंडम मोशन में जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स की बात हम करें, n मोल्स के लिए 3/2 nRT। अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए हो जाएगी 3/2 RT। और मुझे कौन बताएगा एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी बच्चों? मैम 6.02 into 10⁻23 into है ना, से डिवाइड करेंगे, देखो ओके लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। Avogadro. एवोगाड्रोस नंबर से वो करेंगे ना, देखो मैं बताती हूँ, एक मोल के लिए इतनी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? Divided by Avogadro number. Yes, ma'am. यस, है ना, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देंगे। और ना अब देखो 3/2 R अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इंटू T, जो R अपॉन एवोगाड्रोस नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3/2 R/NA, इसको KB से रिप्रेजेंट किया और बोल दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लेट मी राइट दिस डाउन द नेक्स्ट पेज। KB जो था, मैम मैं थोड़ा नो कर रही हूँ। मैम स्क्रीनशॉट नहीं। अच्छा
डन में। डन। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और जो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू R अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 8.314 joules per Kelvin per mole upon 6.022 into 10 raised to 23, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1.38 into 10 raised to -23 joules per Kelvin। अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा, जो मैं बेसिकली बता रही थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT n मोल्स के लिए। 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर 1 मोल, और काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R अपॉन NA इंटू T। हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्लियरली काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो ओके, अभी एक क्वेश्चन का आंसर करना। हाँ, अगर मेरे पास 2 गैसेस हैं, सो लेट मी राइट दिस डाउन। 2 गैसेस हैं, गैस A के अंदर ऑक्सीजन है, गैस B मैंने ले लिया CO2। ये वाली गैस है at गैस A एंड गैस B है। ये वाली गैस है at 500 केल्विन, ये वाली गैस है at 1000 केल्विन। 32, एक सेकेंड। हाँ, इसको मैं CO2 की जगह आई एम डूइंग इट SO2 के, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। SO2, ठीक है। और कंटेनिंग इक्वल मासेस, इक्वल मास है M, और इसका भी जो मास दे रखा है वो दे रखा है M। आपको मुझे बताना है काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B। आपको मुझे काइनेटिक एनर्जी का बच्चों रेशियो बताना है। मैम 1/2 1/2 3/2 nRT1 अपॉन 3/2 N2RT2। 3/2 से 3/2 कट गया, R से R कट गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन M अपॉन 32 इंटू 500 केल्विन, और यहाँ पर M अपॉन 64 इंटू 1000 केल्विन। देखो M से M कट गया तो ऊपर आ जाएगा 64 32। क्या इनका मासेस सेम नहीं है? सेम लिया है ना, मास सेम लिया है, लेकिन हमको तो 3/2 nRT के अंदर नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। ओ ये ओके, यस मैम, यस मैम, मैंने मास ले लिया था। ठीक है, कोई बात, ठीक है। 3/2 nRT, इससे 2 और 1/2, आंसर आ गया अपना 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस मैम। ओके, अभी मुझे बताओ, टेल मी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 grams of methane at 300 Kelvin. Find kinetic energy of 8 grams of methane at 300 Kelvin. कितना आंसर आएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। R की वैल्यूज आई होप यू रिमेम्बर,
जब भी 8.314 लोगे आप जूल्स पर केल्विन पर मोल में ना, तो उसको आप 25/3 लेना कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। आर की जो दूसरी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल वाली, उसको 1/12 लेकर सॉल्व करना। लेकिन जब आप ये वाला लगाओगे तो उसमें आर की वैल्यू, क्योंकि हम लोग तो एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो जूल्स वाली वैल्यू लो 25/3 वाली 8.314 वाली। आर की एक और वैल्यू है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो अगर आपसे कैलोरीज में आंसर मांगा हो तो 2 कैलोरीज वाला लेना, अगर जूल्स में आंसर मांगा हो एनर्जी का तो आप 8.314 लेना, जिसकी 25/3। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 मैम 1875 1870.6. वेरी गुड। तो 25/3 n है 8/16 n r और t। 3 से 3 कट गया, 8 1 जा 8 2 जा, और ये 2 2 जा 4 है, तो 4 7 जा 28 टू कैरी 75 into 25। ठीक है, थोड़ा लंबा सा आंसर आएगा। मैम इसका 1875 होगा। 18375। मैम 1875 1875 ठीक है, 1875 जूल्स। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। यस मैम। मैम ये थोड़ा आर की वैल्यू लिख रहे हैं। आर की वैल्यू बेटा, ये वाली आर की वैल्यूज है। आर की वैल्यू लिख लिया? लिख रहे हैं मैडम। अच्छा लिख ले बेटा। आर की 3 वैल्यूज है। लीटर एटीएम पर केल्विन। डन मैम। यस। ओके, अब एक ना बहुत ही टफ वाली चीज बताने वाली हूँ, और ये वाली जो है ना एक बारी में समझ में भी नहीं आती है। रेयरली मैंने कोई देखा है जिसको एक बारी में ये वाली चीज समझ में आ गई हो, तो ध्यान से सुनना, 2 बार तो बताऊंगी ही। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, 2 बारी बताऊंगी ही। वाई एक्सिस पर लिया मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस पर ली हमने स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाई एक्सिस पर अभी देखो हमारे पास, लेट्स से ऐसा बोलते हैं, चलो मान लेते हैं हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मेरे पास जो गैस है उसके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जो ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से हम बोल सकते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर चल रहे हैं, 15 मॉलिक्यूल्स 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहे हैं, 25 मॉलिक्यूल्स 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहे हैं। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब हम लोग करते हैं एक, हमने ऐसे करके लिख लिया कि जो कितने कितने मॉलिक्यूल्स कितने कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ लिख ली स्पीड। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि स्पीड की हम बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि मास तो सब मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिकल ही है, सेम ही है। तो हम लोग ने एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ग्राफ बनाया। हमने क्या पाया कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसे करके, एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये वाला T1 टेम्परेचर पर हमने ये ग्राफ बनाया। हमने क्या पाया कि वेरी लेस, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है, बहुत कम स्पीड वाली मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है,
बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वाई एक्सिस पे, तो अगर मैं 10% मानूं इसको कि 10% मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ही कम है, ऐसे 10% मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लो स्पीड, वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज वेरी हाई स्पीड। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। है ना? यस मैम। गुड। तो उसी के साथ साथ जो ये पीक ऑफ द कर्व है, जो कर्व का पीक है बेटा ये वाला, ये जो पीक है, दिस रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मतलब 60-70% मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये वाली आएगी जो यहाँ पर, जहां पर ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। करेक्ट? ये हमने बोल दी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल किस लिए? कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है। करेक्ट? तो इस ग्राफ को जब हम स्टडी करें तो ध्यान से समझना क्योंकि अभी तो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेट अभी होगा। हम बोल रहे हैं बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, बहुत हाई स्पीड, यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है, बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, और जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है पीक ऑफ द कर्व, उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये MP1। दिस इज एट टेम्परेचर T1। अब इसको अपनी एक आम जिंदगी से मैं रिलेट करने का ऐसे करके एग्जांपल देती हूँ कि समझो एक कंट्री है, ठीक है, और बहुत गरीब वाले लोग जो एकदम कम स्पीड वाले जो है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत गरीब वाली जनता भी बहुत कम है, और बहुत अमीर वाली जनता एकदम वेरी 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 रिच, वो भी बहुत कम है। ये एवरेज है कि मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम अगर हम देखें उस कंट्री के अंदर, तो मैक्सिमम लोग अगर इसको बोले जैसे 50,000 रुपए, तो मैक्सिमम लोग की जो है ना इनकम 50,000 रुपए है। ठीक है, एकदम जीरो इनकम वाला कोई नहीं होगा, इनफाइनाइट इनकम वाला भी कोई नहीं होगा, थोड़ी सी कम, मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर की हम बात करें, कम पैसा कमाने वाली जनता, एकदम गरीब जो बेगर वाली जनता होगी वो भी बहुत कम, और जो एकदम उबर रिच जैसे अंबानी टाटा, उबर रिच एकदम खूब रिच वाले, वो भी बहुत कम है। मैक्सिमम जनता मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली है, बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने वाले को मैं हरे रंग से दिखा रही हूँ, T2 वाला, वो हायर टेम्परेचर पे कि T2 ग्रेटर देन T1। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सो व्हाट विल हैपन, टू थिंग्स विल हैपन। ये कर्व ऐसे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेट मी डू दिस वंस अगेन। ये कर्व थोड़ा सा ऐसे आता है, ठीक है। अब देखो, तो थोड़ा सा इसको रेड वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये हटा देती हूँ, और यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड, और ये भी हटा देती हूँ। ओके, सो अभी देखना, मैंने क्या किया, मैंने उस कंट्री के अंदर ना पैसे डाले, या फिर तुम बोलो कि 20 साल बाद हम उस कंट्री को देख रहे हैं, हमने क्या किया, हर किसी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दिए, हर किसी के अकाउंट में। अभी देखो, अगर आप हर किसी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डालोगे, तो जो एकदम गरीब वाला था वो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा ना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पर वाई एक्सिस पे है जनता और एक्स एक्सिस पे है उनकी इनकम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा करते पहले केमिस्ट्री के टर्म्स में बताती हूँ। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हमने हीट एनर्जी दी। तो जब हमने हीट एनर्जी दी, हीट दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, उनको एनर्जी मिल गई है, मॉलिक्यूल्स और तेज स्पीड से भागेंगे। तो हमने जब ये हीट दी, ऐसा तो नहीं है ना कि हम चुनकर 4 मॉलिक्यूल्स को ही स्पीड देंगे, हम तो कंटेनर को ही हीट करते हैं, तो सब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी। तो सब मॉलिक्यूल्स का जो है कर्व स्पीड बढ़ेगी, तो देखो कर्व ना राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ रही है।
राइट में कर्व शिफ्ट हो रहा है। करेक्ट? ये समझ में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, अब ये VMP2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि सबकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो पहले जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, अभी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, ये इधर आ गई। करेक्ट? हमने कंट्री के अंदर पैसे डाले, हर किसी के अकाउंट में लाख लाख रुपए डाल दिए हमने, तो सबकी पैसे बढ़ गए ना, सबकी वो बढ़ गई, सबकी सोचो कि लाख लाख रुपए सैलरी बढ़ा दी, तो जो पहले हर कोई 50,000 रुपए जो सबकी एनुअल इनकम थी, अब वो सबकी 70-80 हजार रुपए एनुअल इनकम हो जाएगी। सबकी जो है पैसे बढ़ गए, सबकी स्पीड बढ़ गई, तो कर्व शिफ्ट्स ऑन द राइट। ठीक है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी VMP2 बढ़ गई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा हो गई, पहली चीज। दूसरा क्या, जो कर्व है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर से कि नीचे कर्व थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही रहना है ना। अगर आप जो है उसको कर्व को फ्लैटन कर रहे हो और चौड़ा कर रहे हो कि हर किसी की स्पीड बढ़ा रहे हो, तो एरिया अंडर द कर्व वो तो सेम ही रहेगा ना। आया समझ में? रिपीट करूं? नो मैम। वेरी गुड, यस मैम। एक बार रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, ओके। ओके, एक बारी में समझना थोड़ा सा टफ होता है ये, ठीक है। आई होप एक बार पहले लेमैन में समझाती हूँ, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो ब्लू वाला कर्व है हमारा, ये वाला कर्व है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। मैंने वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए है और एक्स एक्सिस पर स्पीड ली है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उसका मतलब ये मैं ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकती ना। मुझे 10% मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, 20% मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, 30% मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, 40% की इतनी है, 50% की इतनी है, ऐसे करके, है ना। वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स एक्सिस पर ली है हमने स्पीड। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 हमने ये वाला ब्लू कलर का कर्व आया। इसका क्या मतलब है, जो पीक ऑफ द कर्व है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP1 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ना इधर में लाई कर रहे हैं, मतलब उनकी ये वाली स्पीड है। जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड है VMP1, ये पहली चीज। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है, मैं गैस के जो कंटेनर है मेरा, मैं कंटेनर को नीचे से हीट कर रही हूँ। जैसे ही मैं उसको हीट कर रही हूँ तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो मॉलिक्यूल्स अब और ज्यादा स्पीड से भागेंगे। तो मॉलिक्यूल्स जब और ज्यादा स्पीड से भागेंगे तो फिर सबकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो कर्व मेरा राइट में शिफ्ट होगा। कैसे? जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी बच्चों, वो राइट में हो जाएगी ना, इधर यहाँ से, क्योंकि सबकी स्पीड बढ़ रही है। और क्योंकि एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही रहना है, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहना है ना, तो इसलिए ये कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा। दो चीज हम बोलते हैं कि कर्व शिफ्ट्स टू राइट। पहली बात, शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, कर्व है ना, और कर्व becomes flat on increasing the temperature, becomes flat on increasing the temperature। इसको ऐसे करके समझो कि एक कंट्री है, बहुत ही गरीब देश है, कोई एक्स कंट्री, वो बहुत ही गरीब है उसमें, पर लेकिन बहुत ही कम जनता है जो बहुत ही कम पैसे कमा रही है, बहुत ही कम जनता है जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है। बीच मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, लोअर क्लास और अपर क्लास बहुत ही कम है। लोअर क्लास और अपर क्लास बहुत ही कम है, मिडिल क्लास बहुत सारी है। अब हमने सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए, सबकी, ऐसे समझो कि सबकी जो हमने सैलरीज बढ़ा दी, सबकी सैलरीज बढ़ा दी। तो हमने सबकी सैलरीज बढ़ा दी, तो फिर हर किसी की एवरेज इनकम जो है, हर किसी की इनकम इंक्रीज हो जाएगा ना, उनके अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा ना, सबकी आपने सैलरी बढ़ा दी तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड राइट में आ गई।
पहली चीज। बट क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ जनता है वो तो सेम ही है ना, तो फिर वो कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, समवट क्लियर? यस मैम। गुड, थैंक यू। ठीक है, वैसे भी मेरी ना अब जो है आवाज बंद होने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है, फटाफट से जो है अब मेन चीज समझते हैं। ठीक है, ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये कर्व, अब आपने जो है ना ये कर्व के अकॉर्डिंग आपने हम लोग जो है सबसे पहले हमने पढ़ी थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरी हमने पढ़ ली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की प्रोबेबिलिटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। टोटल 3 टाइप्स ऑफ स्पीड होती है हमारी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो साइंटिस्ट थे ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो उन्होंने क्या किया, एक ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका, उन्होंने बोला कि उन्होंने बात करी कि दैट इज इक्वल टू 4 पाई, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी, 4 पाई m 2 पाई बाय kt रेज टू 3/2 v स्क्वायर e रेज टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2kt। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर आपको स्पीड डिटरमिन करनी हो तो आप इससे कर सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसकी जो पूरी की पूरी डेरिवेशन है कि इससे ना हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं, तो वो बहुत ही लेंदी डेरिवेशन है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर जेई मेंस एंड नीट लेवल। वो एकदम एडवांस और एडवांस से हायर लेवल के लिए हम पढ़ते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो मैं इसका लिखकर भेज दूंगी। बट मेन इससे यही है कि हम लोग इससे इन तीनों स्पीड्स का डेरिवेशन निकाल लेते हैं। तो इससे ना हमारी ये जो v है, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उन्होंने इस इक्वेशन को ना, ये जो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशन है जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको इंटीग्रेट किया और सब कुछ किया एंड इवेंचुअली ही सेड कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला उन्होंने निकाला, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m। नाउ इसके ना क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बहुत 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 आसान होते हैं कि मतलब एकदम फुल 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। बट गड़बड़ कहाँ होगी इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यूनिट्स के अंदर आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। जैसे इधर मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोली, ये आ रही है मीटर्स पर सेकेंड में, मीटर्स अपना SI यूनिट है। तो दिस इज इक्वल टू 2, R की वैल्यू लोगे आप 8.314 जूल्स पर केल्विन, जो कि 25/3 लोगे बच्चों आप। T अपना टेम्परेचर केल्विन में लोगे, और ये जो है M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ये आपको लेना है kg में। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ये आप लोगे इन kg। हमारी आदत होती है केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ग्राम्स में ही लेकर सॉल्व कर रहे होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, लेकिन वो वाली चीज यहाँ नहीं करनी है। इसके सारे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम ही सिर्फ यूनिट्स में आती है। ठीक है, तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m, और आपको बच्चों ये लेनी है, अपने ये यूनिट्स ध्यान रखनी है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी।
या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जैसे हमारे पास N1 मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड C1 है, N2 मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड C2 है, N3 मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड C3 है, एंड सो ऑन। तो हम लोग बोलते हैं V एवरेज इज इक्वल टू N1 into C1 plus N2 into C2 plus N3 into C3 and so on upon N1 plus N2 plus N3। और इसीलिए V एवरेज का फॉर्मूला आ जाता है √8RT अपॉन पाई m। ठीक है, ये है अपना V एवरेज का फॉर्मूला। 8 आपको पता है, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, T अपना टेम्परेचर इन केल्विन, पाई 22/7 या 3.14, m मॉलिक्यूलर वेट इन kg। एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, नोट दिस डाउन। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. Number 3, VRMS, root mean square speed, root mean और square, N1 into C1 का square, N2 into C2 का square, N3 into C3 का square and so on, N1 plus N2 plus N3 plus so on, and VRMS is equal to √3RT upon m। अब मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख रही हूँ, देखना उनका रिलेशन ऐसा बन जाता है। VRMS, V average, V most probable, √3RT by m, √8RT upon pi m, √2RT by m। और यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है? राम, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। रूट मीन स्क्वायर की किस चीज का ऑर्डर है? ये वैल्यूज का डिक्रीजिंग ऑर्डर की। आरएमएस की वैल्यू हाईएस्ट होती है, रूट मीन स्क्वायर की √3RT by m, फिर V एवरेज की वैल्यू। क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर गैस ही लूं, मैंने बोला बेटा नाइट्रोजन की गैस है एट 300 केल्विन, तो आप मुझे बताओ उसकी कितनी निकलेगी आरएमएस, V एवरेज या V मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर मैंने नाइट्रोजन की गैस आपको दे दी और बोल दिया कि 300 केल्विन है, तो आप निकाल सकते हो ना नाइट्रोजन गैस का। आप बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट 28, तो आपको m पता है, टेम्परेचर मैंने 300 केल्विन दे दिया, 3R या 2R, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट ही है। तो हमारा जो वैल्यूज आएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो मैंने ऑर्डर लिखा है कि कौन सी सबसे बड़ी होती है, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। याद कर सकते हो राम से कि रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ी, फिर एवरेज वाली, फिर मोस्ट प्रोबेबल वाली स्पीड। ओके, ऐसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। Yes, है ना? हमको पता है, ओके, सो हमको ये पता है PM is equal to density into RT। तो जब हमने ये लिखा था V एवरेज, चलो लिख लेते हैं, √8RT upon pi m, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं 8 upon pi, तो ऐसे ही छोड़ो, RT upon m, यहाँ से RT upon m is equal to P by density, तो P upon density। तो कभी आपको मॉलिक्यूलर वेट ना देकर प्रेशर या डेंसिटी दे रखी हो, तब भी आप निकाल सकते हो 3RT by m या फिर 3
P upon density, or V average, V RMS, V most probable, root 2RT by M. This is equal to 2P upon density. ओके, क्या मैं इस पे 2-4 क्वेश्चंस करवा लूं अभी? ठीक है? यस मैम। है ना? नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना। संडे वाली क्लास के अंदर बच्चों मैंने वो समझानी है रियल गैस इक्वेशन P प्लस AN² बाय V² वाला। रियल गैस इक्वेशन के अंदर सबको बहुत डाउट्स रहते हैं एंड आई प्रॉमिस एकदम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा चलो, ओके। सो अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं ये बता दूं, इधर आप प्रेशर लोगे इन पास्कल। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यस मैम। या फिर पास्कल, है ना? तो प्रेशर को ध्यान रखना बच्चों, पास्कल में लेना। मैंने कहा ना इस वाले के अंदर यूनिट्स की गड़बड़ होती है, तो प्रेशर को लेना पास्कल में। और डेंसिटी किस में लोगे? किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ग्राम्स पर ml में मत लेना, ग्राम्स पर cc में मत लेना, क्योंकि हम लोग SI यूनिट में निकाल रहे हैं। बस यही वाली जगह है जहां पर आप जो है गलत कर सकते हो, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। आपका कोई मिस्टेक नहीं होगी, पर सिर्फ यहीं पर ही आप गड़बड़ कर सकते हो। ओके चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और आपको मुझे आंसर बताना है। ओके, आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है at what temperature root mean square speed of methane will be same as root mean square speed of helium at 127 degree Celsius. Please try करो। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करना, तब तक मैं क्वेश्चन 2 के लिए ग्राफ बना रही हूँ। ओके सो बताओ बच्चों, at what temperature root mean square speed of methane, VRMS का फॉर्मूला होता है रूट 3RT by M। अब वो ये बोल रहे हैं 508 डिग्री सेल्सियस। अरे केल्विन में बोलना। चलो, VRMS of methane is equal to VRMS of helium, और मीथेन का लिख देते हैं रूट 3RT by 16 is equal 16 into 10 raised to -3, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करूंगी मैं। और यहाँ पर 3RT ले ले हैं 400 केल्विन, और ये हो गया हीलियम का 4 into 10 raised to -3। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट हटा दो, 3R हटा दो, T by 16 is equal to 400 upon 4 implies T is equal to 1600 Kelvin. Clear everyone? सबका हुआ? मेरा आ रहा था लेकिन मुझे लगा मेरा रॉन्ग है। कोई बात नहीं, चलो फटाफट से करते हैं, we still have time ना। चलो वी हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट क्लास में एक्सटेंड कर लूंगी थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ मैं बच्चों। ओके अब ये वाला एक कर्व मैंने बना रखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ रखा है जेई में। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन molecular weight of gas A and molecular weight of gas B।
मतलब मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले ली बाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ले ली मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैंने गैस ए का निकाला एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, ये आया, और गैस बी का भी सेम टेम्परेचर पर ये आया। अब मुझे बताओ गैस ए का मॉलिक्यूलर वेट और गैस बी के मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन कि इक्वल टू? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। V most probable A greater than B. molecular weight of A greater than molecular weight of B। एक बार Yes, देखना, हाँ ऐसे करके सॉल्व किया, √2RT/m होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू 2RT/molecular weight of A। most probable speed of B is equal to 2RT/molecular weight of B। और हमको पता है B की स्पीड ज्यादा है A के कंपैरिजन में, क्योंकि B आगे आ रहा है एक्स एक्सिस पे और ये पीछे आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज √2RT/molecular weight of B is greater than 2RT/molecular weight of A। 2R हटा दो, स्क्वायर कर दो सब जगह, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज मैम दिख नहीं रहा है, है, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, एक सेकेंड। स्क्रीन तो शेयर्ड है ना, आई होप। हम दिख रहा था। दिख रहा था? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर उनका देती हूँ। नेट स्लो होगा सर। अच्छा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बच्चों फॉर्मूला है √2RT/m। A का लिख लिया, ऐसे ही हम B का लिख सकते हैं कि 2RT/molecular weight B। और हमको पता है ग्राफ के बेसिस पर कि B की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ग्रेटर है A के कंपैरिजन में, तो VM मोस्ट प्रोबेबल B ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल A। तो √2RT molecular weight by B of B greater than molecular weight of A। तो स्क्वायर रूट हटा दो, 2RT भी हटा दो, आपका ये आ जाएगा 1/molecular weight of B greater than 1/molecular weight of A implies molecular weight of A is greater than molecular weight of B। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन करवा लूं कि क्लास ओवर करनी है, ब्रेक चाहिए? मैम क्लास नहीं, मैम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? फिर ना मेरे को Yes, नेक्स्ट ma'am. क्लास के लिए वो मिल जाए थोड़ा सा टाइम, वरना मैं अभी क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगी ना, मुझे फिर यही वाला चैप्टर फिर 2 क्लास में खींचना नहीं चाह रही मैं चाह रही हूँ कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए यही वाला चैप्टर। इसके बाद विल स्टार्ट विथ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? Yes. अच्छा, सो मेरा क्वेश्चन ये है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड of hydrogen gas is equal to √5 times root mean square speed of nitrogen। और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, temperature of hydrogen is greater than temperature of nitrogen। और number 5, temperature of hydrogen is equal to √5 times temperature of nitrogen। Please try करो। Option B. Option B, temperature of hydrogen less than temperature of nitrogen। Very good बेटा। VRMS hydrogen is equal to
√5 times VRMS नाइट्रोजन, VRMS यानी कि 3R डिहाइड्रोजन अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 2 into 10⁻³ is equal to √5 3R temperature of nitrogen upon 28 into 10⁻³ taking square root on both sides. Temperature of hydrogen upon 2 is equal to 5. Temperature of nitrogen upon 28. Temperature of hydrogen 5 2s are इधर ऐसा करते सब कुछ उधर ले आते हैं 28 upon 10 is equal to temperature of nitrogen. तो ये बन गया 2.8 टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, तो नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन को 2.8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बन रहा है. तो क्लियरली टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, वेरी गुड बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम. चलो